हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास आपके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम साइंस के बिल्कुल नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसी तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसा कि आयोग द्वारा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आपको लास्ट में कॉमेंट करके ये बताना है कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घटता है क्योंकि जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, ताप का अधिक समानता से वितरण होता है, उच्च दाब भोजन को नर्म कर देता है या फिर जल का घनत्व बढ़ जाता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कुल मिला के ये पूछा है कि अगर किसी खुले बर्तन में हम खाना पकाते हैं और उसके अपेक्षा अगर हम किसी कुकर में खाना पकाते हैं तो कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका मेन कारण क्या है। तो देखिए जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है और नॉर्मली अगर आप देखिए कि नॉर्मली अगर वाटर है तो नॉर्मली अगर पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम किसी खुले बर्तन में पानी को उबालते हैं तब। लेकिन प्रेशर कुकर का दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने की वजह से जो प्रेशर कुकर है उसमें जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो कितना हो जाता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बताइए पानी को टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। खुले किसी बर्तन में अगर हम पानी को उबाल रहे हैं या उसमें कुछ पका रहे हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लग जाएगा और भाप बन के उड़ने लग जाएगा। लेकिन अगर हम कुकर में कोई भी खाना पका रहे हैं या पानी उबाल रहे हैं तो उसमें 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर ही पानी उबलेगा, यानी भाप बन के बाहर निकलेगा। तो खाना कहाँ पे जल्दी पकेगा, जहाँ पे तापमान अधिक मिलेगा। और तापमान अधिक कहाँ पे मिल रहा है, टेम्परेचर अधिक कहाँ पे मिल रहा है, तो कहाँ पे मिल रहा है, प्रेशर कुकर में मिलता है ना। तो अधिक तापमान पर भोजन जल्दी पकता है और प्रेशर कुकर में जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, इसकी वजह से उसको तापमान अधिक मिलता है और टेम्परेचर अधिक मिलने की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। वैसे भी एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया है कि अगर हम किसी चीज़ का दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ने पे अगर हम किसी द्रव का दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का दाब बढ़ाने पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर का दाब ज़्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है। तो अधिक समानता से वितरण इसका कोई रोल ही नहीं है। उच्च दाब में भोजन को नर्म करना ऐसा नहीं है, घनत्व का कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जल का क्वथनांक प्रेशर कुकर के भीतर बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसमें खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है या फिर टार्टरिक अम्ल होता है। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा आ जाते हैं दही में, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं पे इमली या फिर अंगूर, इमली की बात करें या फिर अंगूर की बात करें, और इमली अंगूर के अलावा केला, किसमें, केला में। केला पूछा जाता है जनरली, केला का लोग को पता नहीं होता कि केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पसीना होता है, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, कार्बो ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। वहीं पे लाल चींटी जो कि पूछा है कि जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी या फिर बिच्छू, इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसी को हम और किस नाम से इसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम मेथेनोइक एसिड के
नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। एक और आप याद रखिए, यहाँ पे चाय पूछा जाता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है कौन सा अम्ल? टैनिन अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिन अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं और उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसकी लिस्ट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त पीले रंग की धातु पीतल जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जिंक की, सोना एवं तांबा की, तांबा एवं एल्यूमिनियम की, या फिर चांदी एवं जिंक की? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे मिश्र धातु के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिम सोना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है या फिर कृत्रिम सोना होता है, तो कृत्रिम जो सोना है ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो कृत्रिम सोना मिश्रण होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। किसका मिश्रण होता है? तांबा और एल्यूमिनियम का, यानी कॉपर, तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। दूसरा आ जाते हैं पीतल। पीतल पूछा है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण होता है कॉपर एवं जिंक, यानी तांबा एवं जिंक का मिश्रण होता है। तीसरा आ जाते हैं कांसा पे। किस पे? कांसा। कांसा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो कांसा को हम ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। और कांसा किसका मिक्सचर होता है? तो कांसा कॉपर एवं टिन का मिक्सचर होता है। किसका मिश्रण होता है? कॉपर एवं टिन का मिश्रण होता है। वहीं पे नाइक्रोम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो नाइक्रोम होता है निकिल और क्रोमियम का। किसका मिश्रण होता है? निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। एक और पूछा जाता है जिसको हम टाका या फिर इसको हम सोल्डर भी कहते हैं, तो ये किसका मिश्रण होता है? टिन एवं लेड का मिक्सचर होता है। किसका होता है? टिन एवं लेड का। और गन मेटल किसका मिक्सचर होता है? जो गन मेटल होता है, गन मेटल किसका मिक्सचर होता है? तो ये कॉपर का, जिंक का और साथ में टिन का। किसका मिक्सचर होता है? कॉपर, जिंक और टिन का मिक्सचर होता है। यहाँ पे पीतल पूछा गया है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जिंक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इनका प्रयोग किया जाता है ऊतकों की मरम्मत के लिए, खून साफ करने के लिए, गर्मी एवं ऊर्जा देने के लिए, या फिर शरीर की कमियों के इलाज के लिए? बताइए, मेनली प्रोटीन का यूज पूछा है कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनी जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। और ये क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके? अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। अब जिस शरीर के लिए जितने भी आवश्यक प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन आवश्यक हैं वो सारे के सारे 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रोटीन होता है ना, ये हमको जनरली एनर्जी देने का मतलब काम नहीं करता है। ये सबसे लास्ट में एनर्जी हमको प्रोटीन से मिलती है। सबसे पहले हमको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन, यानी जैसे हम फास्ट रहेंगे या हम 2 दिन 3 दिन भूखे हैं, फिर उसके बाद हमको फैट, यानी जो हमारे अंदर वसा है, जो हमारी बॉडी में वसा है, वसा से हमको ऊर्जा मिलने लग जाएगी। जब वसा का भी पाचन हो जाएगा, जो लोग अनशन में बैठते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि उसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन टेस्ट में प्रोटीन की मात्रा आ रही है, इससे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि सबसे पहले उसका कार्बोहाइड्रेट पाचित हुआ होगा जो कि 1 से 2 दिन चला होगा। उसके बाद उसके फैट का पाचन होने लग गया होगा। लेकिन जब फैट का भी पाचन हो जाता है तब लास्ट में जाके प्रोटीन का पाचन होता है, यानी प्रोटीन से बॉडी एनर्जी लेना स्टार्ट करती है। वैसे प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है, लास्ट में अंततः प्रोटीन से एनर्जी लेने का काम बॉडी करती है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है? निर्माणकारी पदार्थ होता है। क्या होता है? निर्माणकारी पदार्थ होता है। ये क्या करता है? शरीर की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत ये करने का काम करता है। जो भी वृद्धि और विकास वाले कार्य होते हैं ना, वो सब कौन करता है? प्रोटीन करता है। पर डे प्रति ग्राम हमको कितने, 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमको पर डे कितने प्रोटीन का कंजम्पशन करना चाहिए? तो लगभग 70 से लेकर 100 ग्राम तक हमारी हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक प्रोटीन है वो सारे के सारे 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये जो अमीनो एसिड हैं इसमें भी कुछ आवश्यक होते हैं और कुछ होते हैं क्या होते हैं?
अनावश्यक होते हैं। तो एक अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अब आवश्यक अमीनो एसिड किनको कहा जाता है या अमीनो अम्ल किनको कहा जाता है, तो ऐसे अम्ल जिनको भोजन में लेना चाहिए, जिनको कि भोजन में लेना जरूरी है, उनको हम क्या बोलेंगे, आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। क्योंकि इनका जो शरीर है ना, इन अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए इनको हमको सप्लीमेंट्स के रूप में, भोजन के रूप में लेना चाहिए। और इनकी संख्या लगभग से लगभग कितनी है, 9 से 10। इसीलिए बोलते हैं कि 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अब अनावश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड जिनका की बॉडी खुद निर्माण करता है, इनको बॉडी खुद बनाता है, इनको हम भोजन के रूप में नहीं लेते हैं या ऊपर से इनको सप्लीमेंट्स के रूप में लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी कमी शरीर खुद ही पूरी कर देता है। तो इसीलिए इनको अनावश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। बाकी प्रोटीन क्या काम करता है, अभी हमने पढ़ा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी निर्माणकारी पदार्थ होता है, ये मरम्मत करने का काम करता है। जो भी कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं, अगर वो क्या हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो उनके मरम्मत का काम करता है, उनके निर्माण का काम करता है, और साथ ही शरीर की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने या फिर रदरफोर्ड ने। बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी, 1897 में की थी। कब की थी, 1897 में की थी। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आ जाते हैं जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जीरो आवेश इसमें होता है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वहीं पे गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। और प्रोटॉन की खोज कब की थी, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में। हाँ, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी, तो इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी, 1932 में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया था 1897 में, फिर उसके बाद प्रोटॉन खोजा गया 1919 में, जिसमें कि धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो आप सभी को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कब की, और इसका द्रव्यमान कितना होता है और इसमें आवेश कितना होता है। सेम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी आपको पता चल गया। बाकी यहाँ पे प्रोटॉन की खोज पूछा था, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग व त्वरण दोनों नियत रहते हैं। त्वरण तथा चाल नियत रहते हैं, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है। त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्तित होते हैं, त्वरण तथा चाल दोनों नियत रहते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, एक समान वृत्तीय गति। बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति वो गति होती है जब कोई वस्तु है वो वृत्ताकार पथ में एक समान वेग से, यानी नियत चाल से, वेग नहीं, नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड से अगर चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चाल होती है, चाल क्या होती है, नियत होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। त्वरण भी यहाँ पे नियत रहता है। त्वरण नियत क्यों रहता है, ये त्वरण जो होता है ना, ये वस्तु के हमेशा केंद्र की ओर लगता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है। एक तो त्वरण का परिमाण जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। और जो त्वरण होता है ये हमेशा वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, इसीलिए त्वरण को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में जानते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के रूप में जानते हैं, या इसकी तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। तो एक चीज तो पता चल गई कि यहाँ पे जो चाल होती है, चाल नियत रहती है, और जो त्वरण होता है, त्वरण का जो परिमाण होता है, परिमाण भी क्या होता है, नियत रहता है। लेकिन जो वेग है, वेग क्या होता है, बदलता रहता है। वेग क्यों बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिशा होती है ना, दिशा बदलती है,
है तो दिशा बदलने की वजह से जो वेग होता है वो भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, वेग व त्वरण दोनों नियत रहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि वेग परिवर्तित होता रहता है, वेग बदलता रहता है क्योंकि दिशा बदलती रहती है। त्वरण तथा चाल नियत रहते हैं। तो हाँ, चाल नियत रहती है, त्वरण का परिमाण जो होता है वो भी नियत रहता है, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि चाल नियत रहती है, त्वरण नियत रहता है और वेग दिशा बदलने के कारण बदलता रहता है। त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्ती, ना त्वरण परिवर्ती नहीं होता, त्वरण तथा चाल दोनों नियत रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज तो है करेक्ट, ये भी है कि त्वरण भी नियत रहता है, चाल भी नियत रहता है, लेकिन ये अधूरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे वेग के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट, धावन सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वायु। बताइए इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो देखिए यौगिक होते क्या हैं, अब बताइए, जो यौगिक होते हैं कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। तो यौगिक वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो कि दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। किसके, दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो यौगिक तो पता चल गया कि यौगिक क्या होते हैं। तो अब देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना है और एक फिक्स रेशियो से मिलकर बना है, इसलिए ये यौगिक है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Na2CO3.10H2O। ये क्या है, धावन सोडा का फॉर्मूला, और ये भी एक प्रकार का यौगिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है, CO2 ये भी क्या होता है, यौगिक होता है। लेकिन जो वायु होता है, तो वायु क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। एक तो यहाँ पे बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, ये सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा, इनकी जो रेशियो है, यानी इनका जो अनुपात है वो बदलता रहता है, इसीलिए हम वायु को यौगिक में न रख के किस में रखते हैं, मिश्रण में रखते हैं। क्योंकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को कहा जाता है, और जबकि जो मिश्रण होता है वो उसका अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, इसका अनुपात अनिश्चित होता है। क्योंकि जो वायु है इसका जो कंपोनेंट है, इनका स्थान बदलता रहता है। अब कोई भी परिस्थिति है, कोई भी मतलब अगर ये दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, यानी दूसरी परिस्थिति बनती है, तो इस समय पे जो गैस है इनका रेशियो बदलता रहता है, इनका अनुपात बदलता रहता है, इसीलिए वायु को हम मिश्रण में रखेंगे, यौगिक में नहीं रखेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता का घटता क्रम है। आपको सही विकल्प चुनना है। कैल्शियम, फिर लौह, फिर सोडियम, फिर फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर सल्फर, कैल्शियम प्लस फिर लौह, फिर सोडियम, फिर सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फिर लौह। बताइए मानव शरीर में जो तत्व हैं इनकी उपलब्धता के आधार पर इनका घटता क्रम बताना है। तो आपने क्लास 9th की NCERT आप देखिएगा, क्लास किसके, 9th की NCERT में एक टॉपिक है वाई डू वी फॉल इल। इसमें एक चीज क्लियर मेंशन है कि जो तत्व होते हैं ना, तत्वों में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद सल्फर पाया जाता है, फिर पाया जाता है सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर मैग्नीशियम, और फिर क्या पाया जाता है, आयरन। तो ये क्या है, तत्वों की प्रेजेंस का क्रम है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के बाद लौह है, जबकि आयरन सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फास्फोरस, तो हाँ कैल्शियम के बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद पोटेशियम, बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद सल्फर। तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा क्लास 9th की NCERT के अकॉर्डिंग। वैसे इसका कई कई सारे किताबों में इसका अलग अलग आंसर माना है, पर मैं यहाँ पे आपको NCERT के बेस पे बता रही हूँ। तो क्लास 9th की आप NCERT देख भी सकते हैं, वहां पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। वृक्ष की आयु मापी जाती है पेड़ के तनों के आकार को देखकर, पेड़ की जड़ों को देखकर, पेड़ के तनों पर बने वृत्तों को गिनकर, या पेड़ की शाखाओं को गिनकर। बताइए वृक्ष की आयु, किसी भी पेड़ की आप एज कैसे बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। तो देखिए जब भी आप पेड़ का, मान लीजिए ये क्या है, तना है, तो जब भी आप पेड़ के तने को कट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या है, रिंग पाई जाती हैं, वलय पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, एनुअल रिंग के नाम से जाना
जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनुअल रिंग या वार्षिक वलय के नाम से जाना जाता है। इसको हम वृत्त भी कहते हैं। अब ये जो एक रिंग है ना, एक वलय है, एक वर्ष में पड़ता है। तो हम वलय की जो नंबर है, वलय की संख्या गिन के हम बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। क्योंकि अगर 2 वर्ष पुराना होगा तो इसमें 2 वलय पड़ेंगे, 3 वर्ष पुराना है तो इसमें 3 वलय पड़ेंगे, 4 वर्ष पुराना है तो इसमें 4 वलय पड़ेंगे, 5 वर्ष पुराना है तो इसमें 5 वृत्त पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे शाखाओं में जो रिंग्स होते हैं, जो वृत्त होते हैं, इनकी संख्या को गिन के हम बता सकते हैं कि वृक्ष ये जो है, ये जो पेड़ है, ये कितने वर्ष का है। और ये जो मेथड होती है ना, ये रिंग्स गिनने वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रोनोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तने का आकार नहीं, जड़ों को देख के नहीं, पेड़ के तनों पर बने वृत्तों को गिन के या जो रिंग्स हैं इनको गिन के हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, केसर सूखा मिश्रण है पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनने वाले भागों का, या फिर बीज और कलियों का। कुल मिला के ये पूछा है कि जो केसर है ये किससे बनाया जाता है? प्लांट के फूल से तो केसर बनता है, लेकिन फूल के किस भाग से बनता है? तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको फ्लावर का जो मेल जो जननांग होता है, मादा जननांग होता है, फीमेल जननांग सॉरी, जो मादा जननांग होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। उसके बाद ये पतली नली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टाइल। फिर उसके बाद ये ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ये जो ओवरी जहाँ पे रखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पुष्पासन, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोला जाता है? थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? हमारा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र हो जाएगा, और ये क्या है? स्टाइल यानी वर्तिका हो जाएगा। ये क्या है? स्टाइल, और ये क्या है? स्टिग्मा। तो जो सैफरॉन होता है यानी जो क्या केसर, जो केसर होता है, केसर ये मादा जननांग, फूल के मादा जननांग के जो वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और स्टाइल को सुखा के बनाया जाता है। किसको सुखा के बनाया जाता है? स्टिग्मा और स्टाइल। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो स्टिग्मा क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा, और स्टाइल क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। तो कुल मिला के फीमेल पार्ट जो होता है फूल का, उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका को सुखा के केसर बनाया जाता है। तो पत्ती और तना का नहीं, पंखुड़ियों और जड़ का नहीं, किसका होता है? फूल के बीच बनने वाले भागों का ये क्या होता है? सूखा मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, कारखानों से निकलने वाले धुआं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर पेड़ों की कटाई। बताइए, जो ओजोन परत क्षय हो रही है इसका मेन कारण क्या है? तो वाहनों से का अत्यधिक प्रयोग ये वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण नहीं है। कारखानों से निकलने वाली धुआं सेम यही, ये वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है, ओजोन परत के क्षय का कारण नहीं है। ओजोन परत के क्षय का कारण, मेन कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? CFC के नाम से जाना जाता है। इस नाम से CFC के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं? कहाँ से निकलते हैं? तो ये रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होते हैं हमारे घर में ना, रेफ्रिजरेटर, और उसके अलावा रेफ्रिजरेटर के अलावा जो AC होता है, एयर कंडीशनर होता है, एरोसॉल के जो स्प्रे होते हैं उनमें क्या होता है? प्रयुक्त होता है। और ये ऊपरी वायुमंडल में पहुंच के क्या करता है? ओजोन परत यानी जो ऊतरी होता है उसको नष्ट करने का काम करता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी के नजदीक होता है। बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता? तो देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो ग्रेविटी फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6 होता है, यानी 1/6वां भाग पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका भी 1/6वां भाग किसका होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। अब इतना कम गुरुत्वाकर्षण अगर बल होगा तो इसका पलायन वेग क्या हो जाएगा? इसका पलायन वेग भी कम हो जाएगा। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? लगभग 11.2 है, ठीक है। लेकिन जो चंद्रमा है इसका पलायन वेग इतना कम होता है कि जो गैस के अणु है ना, वो गैस के अणु तेजी से चलते हुए, मान लीजिए क्या है? चंद्रमा है, यहाँ पे गैस के अणु तेजी से चलते हुए आए। अब इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या करते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वैसे भी कम होता है। इसीलिए जो चंद्रमा होती है वो गैसों को नहीं रोक पाती, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होता है। इसीलिए चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता, क्योंकि ये जो गैसें हैं, जो गैसें वहाँ पे गति कर रही हैं, उनको रोकने में क्या होती है, असक्षम होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है, रसारोहण में मदद मिलती है, पौधे को तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए, जो बाष्पोत्सर्जन है, बाष्पोत्सर्जन इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांसपायरेशन होता है ये पौधों के लिए लाभदायक क्यों होता है? तो देखिए, जो ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, ये खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण भी कराती है। यानी बाष्पोत्सर्जन क्या करता है, ये अवशोषण का भी काम करता है, चाहे वो खनिज पदार्थ हो और चाहे जल हो। अवशोषण के साथ साथ ये परिवहन का भी काम करता है। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जल हैं, उसके परिवहन का काम कौन करता है? उसके परिवहन का काम कौन करता है? तो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ये परिवहन का भी काम करता है। और उसके अलावा ये टेम्परेचर, जो पौधे होते हैं ना, उनके टेम्परेचर को कम करना या इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, क्योंकि खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण भी कराता है, रसारोहण में मदद करता है यानी मदद मिलती है, पौधे के तापक्रम को भी बनाए रखने में इसको सहायता देता है। इसलिए बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए लाभदायक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये जन्म से लंगड़े होते हैं, ये जैव विकास में इनकी टांगे समाप्त हो गई हैं, टांगों का इनके शरीर में कोई उपयोग नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहले ये माना जाता था, ये मतलब अनुमान लगाया जाता था कि जो सांप हैं, सांप में पहले क्या पैर पाए जाते थे। जो सांप के पूर्वज होते हैं उनमें क्या था कि पहले पैर पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ, यानी जो क्या बोलते हैं, जैव विकास हुआ, जैव विकास के दौरान इनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि जो इनके पैर थे ना, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है, यानी जो प्राकृतिक चयन होता है ना, प्राकृतिक चयन की ये प्रोसेस है। और पर्यावरण के अनुसार जो हम अपना अनुकूलन करते हैं, अडॉप्टेशन करते हैं, ये उसकी प्रोसेस है कि पहले सांप में टांगे होती थी यानी पैर होते थे, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ यानी जैव विकास हुआ, और उसमें जो इनकी टांगें हैं वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जन्म से लंगड़े होते हैं, ये भी नहीं है। हाँ, एक ये अनुमान जरूर है कि टांगों का इनके शरीर में कोई उपयोग नहीं था, इसी कारण ये क्या हो गया? विलुप्त हो गए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई, यानी जो अब जब इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई तो उस दौरान में इनमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि इनके पैर क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। बताइए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो देखिए, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब किसी भी लोहे को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लोहे की कील है, इस कील को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या चुंबक के पास रखते हैं, तो जो कील है इसमें भी कैसा गुण आ जाएगा? तो इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। कैसा गुण आ जाएगा? चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यही है कि अगर हम चुंबक के पास किसी कील को रखते हैं तो कील भी क्या होता है? चुंबक बन जाता है। दूसरा है चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो जब भी हम किसी चालक से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, कल मैंने आपको फाई के बारे में बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो जब इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है या धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसके सिद्धांत पे कौन कार्य करता है? तो जनरेटर कार्य करता है। और कौन कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तीसरा क्या है, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब किसी कुंडली में धारा बदलती है ना, तो उस कुंडली में जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, प्रेरित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। यानी जो कुंडली होती है वो स्वयं अपने अंदर प्रेरण उत्पन्न करती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली में धारा क्या करते हैं, बदलते हैं, किसी कुंडली में धारा बदलते हैं, तो धारा बदलने से जो पास की दूसरी कुंडली होती है ना, उसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, प्रेरित होता है। हाँ, इस पे जो कुंडली होती हैं वो कितनी होती हैं, इसमें दो कुंडलियां प्रयुक्त होती हैं। कितनी कुंडलियां प्रयुक्त होती हैं, दो कुंडलियां प्रयुक्त होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अन्योन्य प्रेरण है ना, अन्योन्य क्रिया है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के ही एक विशेष रूप होता है। वैसे तो यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण भी करेक्ट आंसर हो सकता था। जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, लेकिन ये किसका रूप है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही एक विशेष रूप है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किस किरण में अधिकतम विचलन होगा, लाल में, पीले में, नीला में या फिर बैगनी में। बताइए किस किरण में अधिकतम विचलन होगा। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई प्रिज्म है, ठीक है, कोई प्रिज्म है। अब इससे कोई भी श्वेत लाइट या व्हाइट जो प्रकाश है वो क्या किया जाता है, इससे गुजारा जाता है, तो इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, वर्ण विक्षेपण की घटना देखने को मिलेगी। और वर्ण विक्षेपण में जो बैगनी रंग होता है, कौन सा रंग होता है, जो बैगनी रंग होता है, इसके तरंग दैर्घ्य को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण जो इसका अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसीलिए इसका विचलन भी क्या होता है, सबसे अधिक। अपवर्तनांक और विचलन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो जो विचलन है, विचलन भी क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक विचलन होता है, अगर हम प्रिज्म से एक व्हाइट बीम गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। विचलन का अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी, फिर बैगनी के बाद किसका होता है, नीला का, नीला के बाद किसका होता है, हरा का, ये फैलने का क्रम है। फिर उसके बाद किसका होगा, पीला का, पीला के बाद किसका होगा, नारंगी का, और नारंगी के बाद किसका होगा, लाल का। जो लाल है इसका विचलन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का, और लाल का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, 1% एसिटिक अम्ल या फिर नींबू के रस से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना या फिर साधारण नमक लगाना चाहिए। बताइए अगर आप प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं और आप अम्ल से जल गए हैं, एसिड से जल गए हैं, तो आपको कौन सी क्रियाविधि अपनाना चाहिए। तो अगर प्रयोगशाला में एसिड आपकी त्वचा पे गिर गया है तो सबसे पहले आपको बहुत सारे पानी से धोना चाहिए। क्या करिए, बहुत सारे पानी से आप उसको धोइए। पानी से धोने के बाद फिर आप क्या करिए, NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का पतला घोल बनाइए। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अब अम्ल से जले हैं तो आप क्षारीय विलयन वहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, वहाँ का जो नेचर होगा वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो उसको उदासीन करने के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के पतले घोल से उसको क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, अम्ल के प्रभाव को कम करने का काम करेगा। उसके बाद फिर से आप क्या करिए, पानी का यूज करिए, पानी से उसको धोइए, फिर आवश्यक हो तब जाके आप क्या करिए, वैसलीन का उपयोग करिए या वैसलीन को लगाइए। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट घोल एवं पुनः पानी से उसको धोना चाहिए अगर आप एसिड से जल गए हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, एसिडिक अम्ल या नींबू के रस से। अगर आप अम्ल से जले हैं तो क्या वापस से अम्ल का उपयोग करेंगे, इससे तो अम्लता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अम्लता क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। अम्ल से अगर आप जले हैं तो आप कोशिश करिए कि आप क्षार का यूज करिए। जब आप क्षार का यूज करेंगे तो अम्लता को कम करेगा और वहाँ का माहौल उदासीन करने का काम करेगा। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल पंप पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर क्या होता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, पेट्रोल के दहन पर निकलने वाले धुआं कम हो जाता है, पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है, या गंध कम हो जाती है। बताइए जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बिकता है वो एक्चुअल में पेट्रोल ना होके एक मिश्रित गैसोलीन होता है। इसको मिश्रित क्यों किया जाता है, ये आपको पूछा है। तो देखिए पेट्रोल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जाते हैं, जैसे पहले टेट्रा एथाइल लेड मिलाया जाता था, लेकिन अब कुछ ऑक्टेन बूस्टर मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं,
हैं? ऑक्टेन बूस्टर मिलाए जाते हैं। अब ये ऑक्टेन की संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्टेन बूस्टर मिलाए जाते हैं। अब ऑक्टेन की संख्या बढ़ानी क्यों ज़रूरी है? तो अगर किसी इंजन में ये ईंधन अनियंत्रित विस्फोट जो होता है, इसको कम करना है, इसको क्या करना है? कम करना है, तो उसके लिए ऑक्टेन बूस्टर उसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। यानी जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल को कैसा बनाना है? अपस्फोट रोधी बनाना है। कैसा बनाना है? अपस्फोट रोधी यानी एंटी नॉकिंग बनाना है। कुल मिला के कैसा बनाना है? एंटी नॉकिंग बनाना है, ताकि ये जल्दी से विस्फोट ना करे। तो इसमें ऑक्टेन बूस्टर मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है? एंटी नॉकिंग के गुण को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो सस्ता वस्ता कुछ नहीं, इसमें क्या होता है? जो अपस्फोट रोधी गुण होता है, एंटी नॉकिंग गुण होता है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए इसको मिश्रित गैसोलीन के रूप में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकिल किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, कांच के निर्माण में, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज के निर्माण में। जो निकिल है वो किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है? तो देखिए, जब भी वनस्पत तेलों से घी बनाते हैं तो उसका क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। अब जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, इससे वनस्पत तेल से वनस्पत घी में बदला जाता है, और इस प्रक्रिया में जो निकिल होता है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो देखिए, इधर क्या है? वनस्पति तेल है। तेल का जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकिल एज ए उत्प्रेरक काम करता है, कैटलिस्ट काम करता है, और वनस्पति घी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकिल जो होता है वो क्या करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को रसायन की भाषा में किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, विरंजक चूर्ण को हम केमिस्ट्री या रसायन की भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट को पीसते समय क्लिंकर में जिप्सम डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमेंट की सतह तथा रंग सुधारना, सामग्री मिश्रण बनाना, जमने की दर को बढ़ाना, या फिर जमने की दर को कम करना? जो सीमेंट को पीसते समय उसमें क्लिंकर जिप्सम डालते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? तो सीमेंट को बनाते समय, उसको पीसते समय उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है। इसको हाफ H2O कर दीजिए तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो जिप्सम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो सीमेंट होता है वो जल्दी से जमे नहीं। अब ये जल्दी से नहीं जमेगा तो एक टाइम मिल जाएगा कि आप सीमेंट को इतने टाइम तक उपयोग कर सकते हैं। हालांकि तब भी आप सीमेंट देखिए बहुत जल्दी जम जाता है, बहुत जल्दी वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, फिर भी उसमें जिप्सम डाला जाता है ताकि कुछ समय, एटलीस्ट कुछ समय तक तो वो उपयोग के लायक रहे। तो सीमेंट की सतह तथा रंग सुधारने के लिए नहीं, सामग्री मिश्रण बनाने के लिए नहीं, जमने की दर को बढ़ाने के लिए नहीं, जमने की दर को क्या करना है? कम करना है, ताकि वो क्या हो? थोड़ी देर बाद जमे और उसका अधिक से अधिक यूज या उपयोग किया जा सके। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने प्रश्नों के भी पढ़ा है, और प्रश्नों के साथ साथ और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यानी और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, हमने उसको भी साथ ही साथ पढ़ा है। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस स्टडी हैं, ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट करके रखिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।